नमस्कार दोस्तों, जन्मोद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बिहार में नवनिर्वाचित सांसदों में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बहुत ही रोचक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे यादव और मुसलमानों का कोई भी निजी काम नहीं करेंगे। आइए पहले देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार राज्य के सीतामढ़ी लोकसभा में 2024 लोकसभा में चुने गए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल नासिक से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फर्गुसन कॉलेज पुणे जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की। आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे जो पूरे भारत में कानून की पढ़ाई के मामले में चुनिंदा प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, वहाँ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के छात्र संघ में महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष पद पर यानी वाइस प्रेसिडेंट पद पर वे चुने भी गए। विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे जैसे दो प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उन्हें अनुभव भी प्राप्त है। एक शिपिंग कंपनी में वे निदेशक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। 2002 से बिहार विधान परिषद में विधायक हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। अभी सीतामढ़ी लोकसभा से 2024 के लोकसभा का टिकट जदयू ने यानी नीतीश कुमार जी ने देवेश चंद्र ठाकुर को दिया। देवेश चंद्र ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के राजद प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय को करीब 51,000 वोटों से हराया और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। ये सारी सूचना गूगल पेज पर यानी कि विकिपीडिया पर उपलब्ध है, वहीं से मैंने ली है। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में जो बिहार की राजनीति में चर्चित है वह यह कि वे बिहार की राजनीति के जितने भी हाल फिलहाल यानी कि पिछले 20 से 30 वर्षों के भीतर जितने भी सवर्णों के नेता, ब्राह्मणों के नेता, भूमिहारों के नेता, राजपूतों के नेता ने राजनीति की, उनमें देवेश चंद्र ठाकुर को अजात शत्रु माना जाता है। यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जहाँ जहाँ अब तक राजनीति की वे सभी जगह सत्ता के केंद्र में बने रहे और सत्ता के केंद्र के सबसे बड़े नेता के दुलरुआ भी बने रहे। सीतामढ़ी लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद से ही कहीं वे भाषण दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा, राजद के पेज पर यानी राजद राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक के पेज पर और अन्य जगह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी इस बयान की आलोचना हो रही है कि वे जिस प्रकार से उन्हें यादवों और मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, इसी कारण वे मुसलमान और यादवों का कोई भी निजी काम नहीं करेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं। सवाल यह है कि जिस भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में मतदान की व्यवस्था गुप्त है, ऐसे में कोई नेता कैसे इस प्रकार की भविष्यवाणी करके समझ जाता है, ज्ञान मिल जाता है, अंतर्यामी बन जाते हैं, ज्योतिषीय ज्ञान हो जाता है कि किस जाति के व्यक्ति ने उन्हें वोट किया और किस जाति के व्यक्ति ने उन्हें वोट नहीं किया। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान की अगर मैं चर्चा नहीं भी करता तो भी यह सामान्य बात होती, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के हवाले से मैं आप सब से यह कहना चाहता हूँ कि 2024
कि लोकसभा का परिणाम जब 4 जून को आया और अब की बार 400 पार के इस भाजपा के नारे को धक्का लगा, उसके बाद से पूरी मीडिया के अखबार में, यानी कि अंग्रेज़ी से लेके हिंदी के अखबारों में एक होड़ सी मची है। होड़ यह मची है, प्रतियोगिता यह हो गई है, कंपटीशन यह हो गया है कि मुसलमानों ने वोट कहाँ किया, हिंदुओं में उक्त जाति के लोगों ने वोट कहाँ किया। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी समझदारी और रणनीति के हिसाब से एक सामाजिक ताना बाना, जिसे राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के मुहावरे से समझा जाता है, बनाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद भी यह कैसे पता चल जाता है कि आखिर किस समुदाय ने, किस जाति ने सबसे अधिक वोट किसको किया, किसको नहीं किया। जाहिर सी बात है, यह केवल अनुमान के अलावा कुछ भी नहीं। कोई कितना भी दावा कर ले कि चूंकि उक्त विधानसभा में, उक्त लोकसभा क्षेत्र में किसी विशेष जाति समुदाय की बहुलता हो सकती है, उनकी संख्या अधिक हो सकती है, इसीलिए वहाँ पर वही प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा कभी भी पूरा का पूरा सच नहीं रहा है। अगर ऐसा पूरा का पूरा सच होता तो जिस भारत में या बिहार के किसी भी राज्य में सबसे अधिक आबादी, अगर हम सामाजिक रूप से देखेंगे कि दलित पिछड़ों की रही है, वैसे में उन प्रदेशों में ऐसे क्षेत्रों के नेता वर्षों वर्षों तक कैसे सवर्ण जाति के रहे हैं। हम ऐसे तमाम लोकसभा क्षेत्रों को जानते हैं जहां पर मुसलमानों की बहुतायत है, मुसलमान वोटर सबसे अधिक संख्या में है। पूर्णिया लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि पूर्णिया लोकसभा में सबसे अधिक आबादी, बड़ी आबादी, एक मुश्त आबादी मुसलमानों की है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा से पिछले 30 सालों से, 40 सालों से कोई मुसलमान लोकसभा पहुंचा हो चुनाव लड़कर, ऐसा नाम मुझे तो याद नहीं आता। वैसे पूर्णिया लोकसभा के बारे में एक मेरे मित्र जो खुद मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि आप पूर्णिया लोकसभा से जांच कर लीजिए कि पूर्णिया लोकसभा से कभी कोई मुसलमान सांसद जीतकर संसद पहुँचे हैं क्या। कोई भी पार्टी, चाहे वह सामाजिक न्याय की बात कर ले या किसी भी प्रकार की जाति या धार्मिक समीकरण को बनाकर चुनाव जीतने की बात कर ले, ऐसा कभी नहीं रहा है कि जाति के हिसाब से ही संख्या बल संसद में दिखती है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगता तो जिस भारत की आबादी में सबसे अधिक संख्या गरीबों की है, उस देश के संसद में सबसे बड़ी संख्या अमीरों की नहीं होती। जिस देश में सबसे बड़ी संख्या आदिवासी दलित पिछड़ों की है, उस देश के संसद में बहुत लंबे समय तक सबसे बड़ी आबादी सवर्णों की नहीं रहती। जिस उड़ीसा में अभी प्रचंड बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाई है और पहली बार मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी आदिवासी बहुल उड़ीसा राज्य में लगातार 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले उड़ीसा के सवर्ण नेता नवीन पटनायक थे। ऐसे पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल के तो सबसे अधिक लंबे समय तक, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार रही हो, वामपंथी की सरकार रही हो, यानी लेफ्ट की सरकार रही हो, या वर्तमान में अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर सबसे अधिक मुख्यमंत्री की संख्या अपर कास्ट से ही है। इसका क्या मतलब है? देवेश चंद्र ठाकुर ने जो भी सोच के यह बयान दिया है कि यादव और मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिए हैं इसलिए वह उनका निजी काम नहीं करेंगे, तो यह काफ़ी ही उनकी जो प्रतिभाशाली परिचय जो मैंने शुरुआत में दिया, मुझे तो उनकी प्रतिभा पर ही शक होता है। दरअसल
उनकी प्रतिभा पर शक करने की बात नहीं है। भारत की मूल पहचान ही जाति द्वेष है, जातिवाद है, जिसका आजीवन विरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते रहे। बल्कि वे तो जातिवाद के शिकार उस वक्त भी हुए जब दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय से पढ़कर वह भारत में गुजरात में नौकरी करने गए थे। उसी गुजरात के प्रधानमंत्री भारत में अभी बने हुए हैं। उसी गुजरात से आते हैं नरेंद्र मोदी जी। उसी प्रधानमंत्री के सहयोगी दल का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जिसके अगुवा हैं बिहार में नीतीश कुमार, और इसी जदयू पार्टी से सांसद जीते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने जातिवादी भाषा का परिचय देते हुए जातिवादी राजनीति समाज को नंगा करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि वह किसी मुस्लिम यादव का काम नहीं करेंगे। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं उन तमाम वोटरों से, उन तमाम नेताओं से, उन तमाम विश्लेषकों से कि अगर किसी को गुप्त मतदान जैसे लोकतंत्र प्रणाली में भी यह लगता है कि वो किसी भी उक्त समाज ने भारी संख्या में किसको वोट किया नहीं किया और इसके हिसाब से वह अपने ही क्षेत्र के मतदाताओं से प्रतिशोध लेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो उनसे ये इतना ही कहा जा सकता है कि नेताजी, आप किसी भी व्यक्ति का, संसद और लोकतंत्र की मूल अवधारणा तो यही है कि आप द्वेष रहित होकर, यादव या मुसलमान क्या, आप अपनी जाति के भी किसी व्यक्ति का निजी काम मत कीजिए, बल्कि आप वह कीजिए जिसके लिए संविधान के तहत आपको मत मिले हैं, यानी कि वोटर ने आपको वोट दिया है, आपको जिताया है और संसद पहुंचाया है। जाहिर सी बात है कि भारत में ऐसा, भारत क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता है जो चाह कर भी अपनी ही जाति के एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का निजी काम करवा सके। ऐसे में सबसे अच्छा तो यही है कि नेताजी देवेश चंद्र जी या तमाम सारे लोग समाज का काम कीजिए, आप वह काम कीजिए। आपको सांसद निधि में जो राशि आवंटित होती है भारत सरकार से, आप उस निधि का प्रयोग ईमानदारी से जनता के लिए कीजिए, अपने क्षेत्र में कीजिए। उसी काम में, उसी विकास के काम में यादव मुसलमानों का भी काम हो जाएगा, आपके जाति का भी काम हो जाएगा, आपके परिवार का भी काम हो जाएगा और आपके क्षेत्र का भी काम हो जाएगा। और इस प्रकार से द्वेष की भाषा इस्तेमाल करने से आपका कोई काम हो या न हो, लेकिन लोकतंत्र का नुकसान जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो देवेश चंद्र ठाकुर के कट्टर समर्थकों तक पहुँचे, देवेश चंद्र ठाकुर तक पहुँचे और देवेश चंद्र ठाकुर जी को यह स्मरण हो सके कि आपकी जो प्रतिभाशाली अतीत और बचपन बीता है, आप उससे हटकर चंद लाभ के लिए, क्षणिक लोकप्रियता के लिए जो बयान दे रहे हैं, दरअसल यह बयान आपको प्रशंसा दिलाए या न दिलाए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली से जीते हुए सांसदों के चरित्र पर एक शक पैदा करता है, उनकी प्रतिबद्धता पर संशय पैदा करता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।